नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिसे कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। यहाँ नियमित रूप से गणतंत्र दिवस परेड सहित कई प्रमुख औपचारिक कार्यक्रम होते हैं। उद्घाटन समारोह शाम 7 बजे शुरू होगा, जब पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और दोबारा से बने रिवैम्प स्ट्रेच का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इस क्रम में वे शाम 7 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 8 सितंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बच्चों सहित पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए और नई दिल्ली में यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान माने जा रहे पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पैदल रास्ते पर लाल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चारों ओर हरियाली है और इसका क्षेत्रफल 1.1 लाख वर्ग मीटर है। राजपथ पर 133 से अधिक प्रकाश स्तंभ, 4087 पेड़, 114 आधुनिक संकेतक और कई बगीचे हैं। ये पहली परियोजना है जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत पूरी हुई है। 900 से अधिक प्रकाश स्तंभ है, जिनमें राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच राजपथ पर लगे और अन्य बगीचों के प्रकाश स्तंभ शामिल हैं। प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सेंट्रल विस्टा को 24 घंटे पैदल चलने वालों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। 8 सुविधा खंड बनाए गए हैं, जबकि 4 पैदल यात्री अंडरपास पूरे खंड में बनाए गए हैं। इसके अलावा लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच है। राजपथ के साथ 1,10,457 वर्ग मीटर में फैले नए पैदल मार्ग पर लाल ग्रेनाइट लगाए गए हैं। राजपथ पर 987 कंक्रीट के बने मोटे खंभे लगाए गए हैं और मैन होल की संख्या 1490 है। आज होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक सामान्य यातायात को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक कुछ खास सड़कों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस की ओर से जारी किए गए एडवाइजरी के मुताबिक के अनुसार सामान्य वाहनों को तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड जैसी सड़कों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। गूगल ने एक क्रिएटिव डूडल के साथ डॉक्टर भूपेन हाजरिका की 96वीं जयंती पर याद किया है। आपको बता दें कि हाजरिका एक मशहूर असमिया भारतीय गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए संगीत भी बनाया। आज के गूगल डूडल में डॉक्टर भूपेन हाजरिका हारमोनियम बजा रहे हैं। इस डूडल को मुंबई की गेस्ट आर्टिस्ट ऋतुजा माली ने बनाया है। ये कलाकृति असमिया सिनेमा और लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए हाजरिका के योगदान को समर्पित है। डॉक्टर भूपेन हाजरिका की 96वीं जयंती पर गूगल ने उनको ट्रिब्यूट देते हुए एक कलात्मक डूडल बनाया है। डॉक्टर हाजरिका देश के गौरव, असमिया भारतीय गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए संगीत भी बनाए। आज के गूगल डूडल में डॉक्टर भूपेन हाजरिका हारमोनियम बजाते दिखाए गए हैं। इस डूडल को मुंबई की फेमस गेस्ट आर्टिस्ट ऋतुजा माली ने तैयार किया है। डॉक्टर हाजरिका, जिनका 2011 में निधन हो गया, उन्होंने 1967 से 72 के दौरान असम विधानसभा में विधायक के रूप में भी काम किया। सुधा कंठ के नाम से मशहूर उन्होंने अपने 6 दशक के करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया। हाजरिका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधारक भी थे। डॉक्टर हाजरिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को सदिया में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीलकंठ और शांति प्रिया हाजरिका था। बताते चले कि असम राज्य, जो भूपेन हाजरिका का गृह राज्य है, वहां पर हमेशा विभिन्न जनजातियों का घर रहा है। अपने बचपन के दौरान हाजरिका की लाइफ इनके गीतों से घिरी थी।
फेमस असमिया गीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल और फिल्म निर्माता विष्णु प्रसाद राभा इनके संगीत प्रतिभा से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने में भी हाजोरिका की मदद की। ये उन्होंने 10 साल की उम्र में लॉन्च किया था। जब वे 12 वर्ष के थे तब हाजोरिका 2 फिल्मों के लिए गीत लिखे और रिकॉर्ड किए थे। इंद्रमालती, काकोते कोलोठी लोय और विश्व विजय नौजवान उन्हें अपने गीतों के माध्यम से सुख दुख, एकता और साहस, रोमांस और अकेलेपन एवं यहाँ तक कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प के बारे में लोगों की कहानियां बताना बहुत पसंद था। हाजोरिका ने 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हाजोरिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर असमिया संस्कृति को लोकप्रिय बनाने वाले गीतों और फिल्मों पर काम करना जारी रखा। उन्होंने भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सहित कई बोर्डों और संघों के अध्यक्ष एवं निर्देशक के रूप में काम किया। अपने 6 दशक के करियर में संगीत और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हाजोरिका को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। वियतनाम के दक्षिणी प्रांत विन डुओंग में आग लगने से 32 लोगों की मौत हो गई है। वियतनाम न्यूज एजेंसी ने बुधवार को ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार आग मंगलवार रात एक स्थानीय 3 मंजिला कराओके बार की दूसरी और तीसरी मंजिल में लगी तथा तेजी से फैल गई, जिससे कर्मचारी एवं ग्राहक अंदर फंस गए। समाचार एजेंसी ने प्रांतीय पीपल्स कमेटी ऑफ बिन डुओंग का हवाले से कहा कि स्थानीय समयानुसार बुधवार रात 8 बजे तक 16 पुरुषों और 16 महिलाओं की मौत के साथ दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई थी। दक्षिणी वियतनाम में एक कराओके बार में आग लगने से 32 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक आग मंगलवार देर रात बिन डुओंग प्रांत के थुआन शहर में एक बहुमंजिला इमारत में लगी, जिसमें कई कर्मचारी और ग्राहक फंस गए हैं। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन अगले दिन भी आग सुलगती रही। वियतनाम न्यूज एजेंसी ने बताया कि बुधवार देर रात तक 32 लोगों की मौत हो चुकी थी और कराओके बार के कम से कम एक कमरे और एक भंडारण कक्ष तक पहुंचा नहीं जा सका, क्योंकि वहां तापमान बहुत ज्यादा है। कराओके एक तरह का इंटरैक्टिव मनोरंजन होता है जो आमतौर पर क्लबों और बार में होता है, जहां लोग एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर एक साथ गाते हुए गीत रिकॉर्ड करते हैं। खबरों के अनुसार कुछ लोग सांस न ले पाने की वजह से बेसुध हो गए और कुछ लोगों ने आग से बचने की कोशिश में ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी, जिससे वे घायल हो गए हैं। दमकल कर्मियों ने अपने ट्रकों पर सीढ़ियां लगाकर लोगों को बचाया। राष्ट्रपति गुएन जुआन फूक ने पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से पीड़ित परिवारों की मदद करने तथा आग लगने की वजह का फौरन पता लगाने की भी गुजारिश की है। प्रारंभिक जांच से ये लगता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और ये सबसे पहले दूसरी या तीसरी मंजिल पर लगी थी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत पद यात्रा का आगाज बुधवार को हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने 7 सितंबर को राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपे जाने के साथ ही अपनी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यात्रा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने के लिए सहमत होने के लिए गांधी को धन्यवाद दिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कन्याकुमारी से की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम में पद यात्रा शुरू कर दी है।
पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है तथा इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद पॉलिटेक्निक से 118 अन्य भारत यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पद यात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत की थी और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लिखित संदेश के माध्यम से कहा था कि ये यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है तथा ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि मौजूदा समय में तिरंगे पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले श्री पेरुम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। यहीं पर 3 दशक पहले एक आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। पिता के स्मारक पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज सौंपा था। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी गए थे। पद यात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी और अगले 18 दिनों तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर की तरफ अन्य राज्यों में जाएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी क्रिकेट फैंस नाखुश हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया और रोमांचक जीत दर्ज की। इसके बाद दोनों टीमों के फैंस स्टेडियम में ही भिड़ गए। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एशिया कप 2022 में बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। सुपर 4 राउंड के इस मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक जीत के लिए जद्दोजहद चलती रही। हालांकि अंत में पाकिस्तान ने हारी हुई बाजी को अपने नाम कर लिया। दोनों टीमें T21 में ये सिर्फ तीसरी भिड़ंत थी, लेकिन उतार चढ़ाव भरे मैच में यहां जबरदस्त जंग देखने को मिली। शारजाह के ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस यादगार मैच के आखिरी पलों में माहौल भी काफी तनावपूर्ण हो गया। इसका असर भी बाद में देखने को मिला। पाकिस्तान की जीत के बाद स्टेडियम में दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़ गए। भिड़ंत भी ऐसी कि एक दूसरे को कुर्सियां फेंक कर मारा गया। इस पूरी घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों देशों के फैंस अब इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी इसमें कूद पड़े हैं। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वीडियो शेयर कर अफगानिस्तानी फैंस को फटकार लगाई है, तो वहीं अफगानिस्तान के फैंस ने भी पाकिस्तानी फैंस के वीडियो शेयर कर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 130 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 18.5 ओवर में 118 के स्कोर पर अपने 9 विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान की टीम हार के करीब थी और उसे आखिरी ओवर में 11 रन की दरकार थी, जबकि उसकी आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। लेकिन फारूकी के ओवर के शुरू के दोनों गेंद पर नसीम ने छक्का मारकर पाकिस्तान को एक रोमांचक जीत दिला दी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।